Good morning, all of you. Today we are having a new lesson here from your 7th class book, that is Role of Markets Intermediate. पिछले लेसन हम लोगों ने पढ़ा कि मार्केट क्या है, मार्केट कैसे काम करता है, कितने तरीके के मार्केट हमारे देश में होते हैं और किस किस तरीके से मार्केट को वर्कआउट किया जाता है, जिसमें हमने पढ़ा क्या, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑनलाइन मार्केट, neighborhood market, weekly market, so and how they are interconnected to each other. तो इसका further step है यहाँ पे we will get to know about the role of market intermediaries, यानी मार्केट को चलाने के लिए बीच में कौन कौन से लोग होते हैं, मार्केट चलता कैसा है। एक सिंपल सा हमें पता है कि भैया फैक्ट्री में और द फार्मर्स दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स, सो हाउ इट्स कम टू द कस्टमर। ये किताब कहीं ना कहीं बनी होगी, मेरे पास कैसे है, उड़ के तो आई नहीं होगी, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो इस जर्नी को हम स्टार्ट करेंगे कैसे, कॉटन क्लोथ से, जर्नी ऑफ कॉटन क्लोथ। हम यहाँ पे आपके बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, देयर इज अ फार्मर हुज नेम इज ईश्वर। ईश्वर इज अ फार्मर हु हैज अ स्मॉल लैंड वेयर ही वांट टू डू द क्रॉपिंग, ठीक है, तो उसको क्रॉपिंग करना है, खेती करना है, बट उसके पास पैसे नहीं, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए वो अपने पास वाले जमींदार ट्रेडर टाइप का जो बंदा होता है उससे लेता है उधार। जब वो उससे उधार लेता है तो कहता है कि यू हैव टू पे मी ऑन द टाइम व्हेनेवर आई विल आस्क, एंड ही इज चार्जिंग हाई इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद व्हेन ही जस्ट स्टार्टेड टू ग्रो द कॉटन, कॉटन तैयार हो जाता है, उसकी फसल लगाता है, तो उसके सर पे चढ़ जाता है, भैया मेरे पैसे वापस करो, मुझे जरूरत है। कहता है पैसे तो अभी है नहीं, फसल पकेगी बेचूंगा तब तो दूंगा। बोलते हैं ठीक है तुम मुझे अपनी फसल ही दे दो। उसको पता है कि बाहर मार्केट में 500 रुपए किलो बिकेगा और वो कहते हैं 300 रुपए में मुझे दे दो। मजबूरी में उसको 300 रुपए किलो उसको देना पड़ता है, क्योंकि अगली बार फिर उसको उससे पैसे भी तो लेने हैं, और उस पूरी की पूरी फार्मिंग में बहुत ही थोड़ा सा उसको क्या होता है, फायदा, ठीक है। अब रुई जो किसान ने पैदा की, रुई जिसको किसान ने उगाया, उसको बड़े ही मामूली से थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के, नाम मात्र का प्रॉफिट कमा के उसने उसको क्या कर दिया, उस मनी लेंडर को, उस उधार देने वाले व्यक्ति को दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो जो रुइयां होती हैं उन रुइयों को ट्रेडर्स ले जाते हैं, यानी गांव में आते हैं, भाई रुई किसको बेचना है, जो किसान, बड़े किसान होते हैं, छोटे किसान को पहले खरीद के रख लेते हैं और उन रुइयों को वो ट्रेडर्स को दे देते हैं महंगे दामों पर, और ट्रेडर्स को लेके जाते हैं। और कई जगह शहरों में गिनिंग मिल लगी होती है जहाँ पर रुइयों को साफ किया जाता है, बीज निकाले जाते हैं और उसके बड़े बड़े बंडल्स बना दिए जाते हैं गोल से, ठीक है। यानी किसान का रुई अब गिनिंग मिल में जाके क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, रुई के गोले के अंदर। जब वो रुई के गोले के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो अब आते हैं कौन, ये काम कौन करवाता है, ट्रेडर्स करवाते हैं। रुई को इकट्ठा करके गिनिंग मिल तक पहुंचाने का काम ट्रेडर्स का होता है। अब आते हैं आपके वीवर्स, मर्चेंट्स। अब ट्रेडर ने क्या किया, भाई रुई के गोलो बना दिया, ठीक है, देखो लिखा हुआ है, आफ्टर बाइंग कॉटन फ्रॉम द फार्मर्स द ट्रेडर सेल इट टू अ गिनिंग मिल। ट्रेडर ने क्या किया, किसान से खरीदा और उसको गिनिंग मिल को बेच दिया। In the mill, the seeds of the cotton are removed and the cotton is pressed into bales. इनको bales में convert कर दिया जाता है, साफ सफाई कर दिया जाता है। Therefore, the bales go to the spinning mills where the cotton is spun into yarn and then sold to yarn dealers. अब गिनिंग मिल में सफाई होगी और सफाई करके उस रुई को क्या बना दिया गया, यार्न बना दिया गया, धागे के रूप में कन्वर्ट किया गया। और उन गिनिंग मिल वालों ने क्या किया, उस धागे को मर्चेंट्स को बेच दिया, डीलर्स को बेच दिया, ठीक है, डीलर्स को बेच दिया, मर्चेंट के पास वो पहुंच गया। अब धागा है, अब धागे से क्या बनेगा, कपड़ा। तो ये जो मर्चेंट्स होते हैं, अब ये जो मर्चेंट्स होते हैं हर जगह पे वीवर्स होते हैं, इनका बड़ा अच्छा रिलेशन होता है। पुटिंग और सिस्टम बता रहा हूं, आई एम टेलिंग दिस वन, ध्यान से सुनना। मर्चेंट एंड वीवर्स का रिलेशन क्या होता है, भाई वीवर्स का काम होता है कपड़े को बुनना, उसको क्या चाहिए, धागा चाहिए। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि धागा लेके आए,
और धागा लेकर के कपड़ा बना भी दिया तो किसको बेचे, है ना। तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते हो और हमेशा काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका भी हमको पता नहीं। तो क्या करते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं वो छोटी छोटी जगहों पे घरों में जा जाके बहुत सारे लोगों से अपना एक सेटअप बनाते हैं अपने पर्सनल रिलेशन के बिहाफ पे, और उनको पता है कि हमारे लिए क्या करेगा, धागे से कपड़ा बनाएगा। तो वह मर्चेंट्स धागों को उठा के, यार्न्स को उठा के उन वीवर्स तक पहुंचाता है। उनके पास अपनी मशीन होती है, कई जगह पे मर्चेंट्स मशीन लगा के भी उनका दे देते हैं। तो अब उन धागों से वीवर्स क्या करते हैं, दिन रात का हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है और उन धागों से बनाता है कपड़ा। अब जब धागे कपड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो पुटिंग ऑफ सिस्टम क्या है, तो पुटिंग ऑफ सिस्टम ये एक रिलेशन है मर्चेंट और वीवर्स के ऊपर कि बहुत थोड़ी प्रॉफिट में जो वीवर्स है मर्चेंट्स को कपड़ा तैयार करके दे देते हैं। कारण यही होता है कि हर साल उनको काम मिलता रहे, हर साल उनको काम के लिए भटकना ना पड़े, और मर्चेंट्स इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, बहुत मामूली से प्रॉफिट पे अपना काम करवा देते हैं। यानी मर्चेंट्स ने 10 रुपए कमाया तो वो वीवर्स को कितना देते हैं, वो मुश्किल 1 रुपए। ठीक है, यही हमारा पुटिंग आउट सिस्टम है। ठीक है, तो लिखा हुआ है द पुटिंग आउट सिस्टम इज सेड टू बी beneficial for the weavers in 2 ways. First of all, it rules out the possible investment of weavers into buying raw materials to weave cloth in the absence of a merchant. Secondly, it provides them with a fixed market for their finished product. ठीक है, दो तरीके से वीवर्स के लिए फायदा हो जाता है कि भैया पैसे नहीं लगाने होते। अगर मान लो मैं एक वीवर हूँ, मैं धागा खरीद के लाता हूँ, मैं कपड़ा बनाता हूँ, कपड़े को बेचने के लिए मुझे बाजार जाना पड़ेगा, मेरा कपड़ा को लेगा कि नहीं लेगा। यहाँ पर मैं फ्री हूँ, मैं कपड़ा बना दिया, ले जाओ, बिकेगा नहीं बिकेगा आपकी प्रॉब्लम है, धागा कहाँ से लाके दोगे आपकी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से इनका एक सिस्टम चलता है जिसको हम पुटिंग आउट सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब ये कपड़े बन गए, ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो गारमेंट फैक्ट्रियां होती हैं, यानी गारमेंट्स जो कपड़े बनाते हैं, कौन से कपड़े, पहनने वाले, शर्ट, पैंट, साड़ी, जो कुछ भी, ठीक है। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां इन मर्चेंट से क्या करती हैं, कपड़े को खरीदती हैं। अब उनका काम क्या है, उस कपड़े से पैंट बनाना, शर्ट बनाना या कोई भी चीज बनाना। अब उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, उनके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनके अपने मशीन्स होते हैं, उनके अपने लेबर्स होते हैं, उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं। ठीक है, और वो उससे क्या करते हैं, अब क्लॉथ बना देते हैं, कपड़े बना देते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से, साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से कलर कर दिया जाता है, सेटअप कर दिया जाता है, और फिर वो कपड़ा तैयार होकर कहाँ जाता है, गारमेंट फैक्ट्रीज में। फिर वहां से होलसेलर जो होते हैं वो उन क्लोथ्स को उठाते हैं, फिर वहां से रिटेल में जाता है, और ऐसे करते करते आप तक, हमारी दुकान तक पहुंच जाता है, और फिर हम उन कपड़ों को क्या करते हैं, खरीदते हैं, यूज करते हैं। तो ये जो कहानी थी कपड़े की, कैसे एक ऊन से कपड़ा बना और आप तक पहुंचा, तो इनमें एक चीज कॉमन निकल के सामने आ रही है कि सभी लोग जो इस चीज में बिजी है, क्या उनको इक्वल प्रॉफिट होता है, नहीं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है कौन, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है आपका गारमेंट फैक्ट्री वाला, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेल। आपको पता होना चाहिए एक रुमाल आप जो 20 रुपए का लेते हैं, शायद वो 5 रुपए का होता है, और किसान को उसमें से कितना मिलता है, 2 या 2.5। बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अभी कृषि कानून बिल पास हुआ है, उसको बहुत ज्यादा बवाल हुआ है, आप देख सकते हैं। एक टॉपिक है आपका कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव मींस होता है मिलजुल के काम करना। क्यों ना भाई, रुई हमारा, धागा हम बनाए, कपड़ा हम बनाए, बस काट पीट के आप बना दो और सारा प्रॉफिट ले लो। वही वाली कहानी, आलू हमने पैदा किया, चिप्स को हमने काटा, हमने सुखाया और पैकेट में डाल के आप बेच रहे हो, तो सारा आपका प्रॉफिट हो गया। तो वही चीज, तो कोऑपरेटिव्स कई जगह पे काम करते हैं, वे मिलजुल के काम करके सारे किसान कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और सब लोग इक्वल प्रॉफिट्स के काम करते हैं। इसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं, मिलजुल के काम करना। जो काम अलग अलग हो रहा था एक जगह पे सभी के द्वारा हो, इसको कोऑपरेटिव कहते हैं, जहाँ पे सरकार और लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो कोऑपरेटिव्स के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं, पर थोड़ी यहाँ पे दिक्कत होती है बिलीफ। ठीक है, गारमेंट फैक्ट्रीज टू मार्केट का मैंने आपको बता दिया।
गारमेंट फैक्ट्री में क्या होता है, कपड़ों को काट के अलग अलग शेप में बनाया जाता है, बटन, ब्रांड, चिप, जो कुछ भी लगाना होता है लगाया जाता है, प्रेसिंग होती है, पैकिंग होती है, और फिर उसको डब्बों में पैक करके शॉप तक पहुंचा दिया जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है। ठीक है, मार्केट एंड इक्वालिटी का टॉपिक था, मैंने आपको बताया कि क्या अगर किसान से लेकर रिटेलर तक की हम बात करें तो सबको इक्वल प्रॉफिट मिलता है? नहीं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है जो होलसेलर होता है और जो गारमेंट फैक्ट्री वाला होता है उसका। फिर उसके हिसाब से नीचे चलते जाते हैं तो उनका प्रॉफिट धीरे 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 कम होता हुआ चला जाता है। सो दिस इज द लेसन दैट इज टेलिंग यू अबाउट हाउ द पीपल इन इंडिया दे आर डूइंग द फार्मिंग, एंड थ्रू दैट एक्टिविटी हाउ द फिनिश्ड गुड इज कन्वर्ट goods are converted and reaching to us. So salute to the farmer, salute to the annadata, and I think that we have to give respect to them. Thank you. See the video, try to find out your doubts, clear with me, and watch the video.